हेलो फ्रेंड्स। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीके जीएस कॉन्सेप्ट एकेडमी पर। मध्य प्रदेश भूगोल में अभी तक हमने मध्य प्रदेश की नदियाँ, पहाड़ियाँ और पठार, साथ में मध्य प्रदेश की जलवायु, जिसमें हमने ऋतुएं, तापमान और वर्षा को कवर किया। साथ ही हमने मध्य प्रदेश के प्राकृतिक संसाधनों में मिट्टियाँ और मध्य प्रदेश के प्रमुख खनिज, ये टॉपिक भी हमने फिनिश किया। मध्य प्रदेश की जल संसाधन, सिंचाई और सिंचाई परियोजनाएं भी हमने फिनिश की। और जैसा कि अपने शेड्यूल में भी है, आज हमें करना है कवर ऊर्जा के पारंपरिक और गैर पारंपरिक स्रोत। आज ही शाम को मध्य प्रदेश के प्रमुख उद्योग का लेक्चर भी अपलोड होगा। इस लेक्चर में हमारा उद्देश्य है कि हम मध्य प्रदेश की ऊर्जा और पारंपरिक गैर पारंपरिक स्रोतों को फिनिश करेंगे। चलिए, तो आज का हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं, जिसमें हमें पढ़ना है मध्य प्रदेश में ऊर्जा संसाधन। देखिए, जब हम मध्य प्रदेश में ऊर्जा संसाधन की बात करते हैं तो यहाँ पहले हम फैक्टों से स्टार्ट करते हैं। इसमें महत्वपूर्ण फैक्ट जो ऊर्जा से रिलेटेड है मध्य प्रदेश में, उनको हम पहले कवर करेंगे, देन हम कुछ कॉन्सेप्ट देखेंगे। मध्य प्रदेश में ऊर्जा संसाधन। मध्य प्रदेश में सर्वप्रथम विद्युत का उत्पादन ग्वालियर जिले में किया गया 1905 में स्टीम टरबाइन के माध्यम से। तो ऊर्जा का मुख्य सोर्स इस समय जो है वह विद्युत है। विद्युत के रूप में ही हम ऊर्जा को देखते हैं, चाहे वो टरबाइन के रूप में हो, चाहे वो नदियों द्वारा जो जल रोककर परियोजना जल विद्युत उत्पादन की जा रही है। ये सब क्या है? ये सब ऊर्जा के ही संसाधन है। तो ऊर्जा के संसाधन में ही सबसे पहले हमने बात की कि मध्य प्रदेश में सबसे पहले विद्युत का उत्पादन कहाँ किया गया? ग्वालियर जिले में किया गया, वर्ष 1905 में स्टीम टरबाइन के माध्यम से। आगे हम देखते हैं 10 दिसंबर 1948 को मध्य प्रदेश में विद्युत आपूर्ति अधिनियम लागू किया गया। तो ये अधिनियम की आपसे डेट पूछी जा सकती है, तो ये कब लागू हुआ है? 10 दिसंबर 1948 को। इस अधिनियम के लागू होने के बाद ही 1 दिसंबर 1950 को मध्य प्रदेश विद्युत मंडल एमपीईबी का गठन किया गया, जिसका हेडक्वार्टर जबलपुर में स्थापित किया गया। इसका कार्य क्या था? सबसे पहले तो ये संपूर्ण भारत का पहला विद्युत मंडल है, यानी पूरे देश में सबसे पहले विद्युत मंडल हमारे मध्य प्रदेश राज्य में ही स्थापित हुआ है, जिसका मुख्यालय जबलपुर में है। इसी क्रम में हम अदर फैक्ट देख लेते हैं। राज्य ग्रामीण विद्युतीकरण निगम की स्थापना 1960 में हुई। भोपाल में इसका हेडक्वार्टर स्थित है। 25 अगस्त 1982 को मध्य प्रदेश में ऊर्जा विद्युत विकास निगम की स्थापना हुई। साथ ही नवीन एवं अक्षय ऊर्जा विभाग की स्थापना हुई और ये भोपाल में स्थापित हैं। तो ये फैक्चुअल पॉइंट है, जहां से हमें देखना है कुछ संस्थाएं हैं जो विद्युतीकरण निगम या विद्युत मंडल से रिलेटेड हैं। अब हम देख लेते हैं राज्य विद्युत नियामक आयोग। इसका मुख्य कार्य है विद्युत वितरण पर नियंत्रण स्थापित करना। इसकी स्थापना 1998 में की गई थी और इसका मुख्यालय भोपाल में। तो अभी तक हमने, अगर हम केवल अपना मध्य प्रदेश विद्युत मंडल को छोड़ दिया जाए, तो बाकी सभी निगम आयोग का जो मुख्यालय है वो भोपाल में अपने स्थापित है। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं विद्युत की उपलब्धता मध्य प्रदेश में। देखिए दोस्तों, जब मध्य प्रदेश का पुनर्गठन हुआ, यानी मध्य प्रदेश के पुनर्गठन के समय, यानी 1956 के समय, मध्य प्रदेश की विद्युत उत्पादन क्षमता थी 81 मेगावाट, किंतु वर्तमान में लगभग 21,401 मेगावाट विद्युत उत्पादन क्षमता है हमारे मध्य प्रदेश की। विद्युत उपलब्धता के आधार पर जो हमारे कृषि उपभोक्ता होते हैं और जो गैर कृषि उपभोक्ता होते हैं, इनको भी विद्युत की सप्लाई इसी आधार पर की जाती है। जैसे जो गैर कृषि उपभोक्ता है उनको 24 घंटे विद्युत की सप्लाई की जाएगी, जो कृषि उपभोक्ता है उनको 10 घंटे विद्युत की जो है सप्लाई की जाती है। ये पॉइंट आपको याद होने चाहिए। तो इस पूरे पॉइंट्स में अभी तक हमने सारे फैक्ट देखे कि हेडक्वार्टर कहाँ पर है, मंडल की स्थापना कब हुई, है ना? ये सारे पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। अब हम एक बार मध्य प्रदेश के जो विद्युत वितरण क्षेत्र हैं उनके बारे में हम देख लेते हैं। देखिए, पूरे मध्य प्रदेश को मुख्यतः 3 विद्युत क्षेत्रों में बांट दिया गया है। मध्य प्रदेश पश्चिमी विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड, दूसरा क्षेत्र बांटा गया है मध्य प्रदेश पूर्वी विद्युत कंपनी लिमिटेड, और मध्य प्रदेश मध्य विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड। अब यहाँ पे हमें क्या देखना है, इसको समझ लेते हैं। हमारे जो संभाग हैं, 10 संभाग हैं जो हमारे, इन संभागों को ही, जैसे ये है हमारा चंबल संभाग, ये है ग्वालियर संभाग, ये है भोपाल संभाग और ये है नर्मदापुरम। ये चारों संभाग जो हैं, ये अंतर्गत आते हैं मध्य प्रदेश मध्य विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड के अधीन। यानी हमें जो विद्युत का जो सप्लाई किया जा रहा है वो मध्य प्रदेश के मध्य वितरण कंपनी लिमिटेड से किया जा रहा है।
साथ ही अगर हम बात कर लेते हैं उज्जैन और इंदौर संभाग की, तो इन जो उज्जैन और इंदौर संभाग में जितने भी जिले आते हैं, इनको विद्युत की सप्लाई मध्य प्रदेश पश्चिमी विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड के द्वारा किया जाता है। साथ ही जो हमारे शेष अन्य संभाग हैं, जिसमें सागर संभाग, जबलपुर संभाग, रीवा संभाग और शहडोल संभाग शामिल हैं, इन चारों संभागों और इनके जिलों को जो विद्युत की सप्लाई है वो मध्य प्रदेश पूर्वी वितरण विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड द्वारा की जाती है। तो इस प्रकार से मध्य प्रदेश के ये वितरण क्षेत्र हैं। इसी संदर्भ में हम देख लेते हैं मध्य प्रदेश का जो ऊर्जा विभाग है, इसके अंतर्गत मुख्य 3 कंपनियां शामिल हैं, जो मध्य प्रदेश के ऊर्जा विभाग के अंतर्गत रहकर कार्य करती हैं, जिनमें मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड, जो जबलपुर है, जिसका हेडक्वार्टर है, इसका मुख्य काम है विद्युत का उत्पादन करना, यानी प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो ये किसके द्वारा किया जाता है? मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड जबलपुर के द्वारा। वहीं मध्य प्रदेश पावर मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड जबलपुर, जिसका काम है पावर ट्रेडिंग करने का, इसी के अंतर्गत आते हैं मध्य प्रदेश मध्य वितरण कंपनी लिमिटेड, मध्य प्रदेश पूर्वी विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड और मध्य प्रदेश पश्चिमी विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड। और जो तीसरा कंपनी है जो मध्य प्रदेश ऊर्जा विभाग के अधीन रहकर कार्य करता है, वह मध्य प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड जबलपुर। तीनों के ही मुख्यालय जबलपुर में है। एक का काम है विद्युत का उत्पादन करना, एक का काम है पावर का ट्रेडिंग करना और एक का काम है पावर का ट्रांसमिशन करना। तो इस आधार पर हम ये विद्युत वितरण कंपनियों के बारे में देख सकते हैं। तो यहाँ तक सारे फैक्ट्स एक बार दोहरा लेते हैं। मध्य प्रदेश में सबसे पहले विद्युत का उत्पादन ग्वालियर जिले में किया गया 1905 में। 10 दिसंबर 1948 को मध्य प्रदेश में विद्युत आपूर्ति अधिनियम लागू किया गया, जिसके तहत 1 दिसंबर 1950 को मध्य प्रदेश विद्युत मंडल का गठन किया गया, जिसका मुख्यालय जबलपुर में है और यह पूरे भारत का पहला विद्युत मंडल माना जाता है। राज्य ग्रामीण विद्युतीकरण निगम की स्थापना 1960 में हुई, भोपाल में इसका मुख्यालय है। और 25 अगस्त 1982 को मध्य प्रदेश ऊर्जा विद्युत विकास निगम भोपाल, जिसका हेडक्वार्टर है, स्थापना की गई। साथ ही इसी वर्ष अक्षय ऊर्जा विभाग की भी स्थापना की गई। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको बार बार आपको रिवाइज करने हैं, जिससे आप लंबे समय तक इनको याद रख सकते हो। अब देखिए जरा इस मैप पर आप एक नजर डालिए। इस मैप में आप मुख्यतः 9 पॉइंट्स देख रहे हैं। आप देखिए, जो हम इन 9 पॉइंट्स की बात कर रहे हैं, जैसे पहला पॉइंट्स आप याद रखेंगे, ये हम सारे ताप विद्युत केंद्र की बात कर रहे हैं। जैसे ये हमारा है चांदनी ताप विद्युत केंद्र, जो कि बुरहानपुर जिले में स्थित है। फिर नंबर 2 की हम बात करेंगे, जो हमारा अमरकंटक होगा। इसी प्रकार से नंबर 3 उमरिया में होगा हमारा। नंबर 4 ये हमारा खरगोन। नंबर 9 ये हम धार में देखेंगे। नंबर 8 ये छिंदवाड़ा जिला हो गया। 7 ये आपका बैतूल जिला है। नंबर 6 और नंबर 5, इस प्रकार से हमें ये कुल तापीय विद्युत केंद्र देखने हैं। तो ये लोकेशन रही, आप बाद में इनको साइड में बना सकते हैं। अब हम एक एक करके इन्हीं जो यहाँ पे हमने नंबरिंग की है मैपिंग में, इसी नंबरिंग के आधार पर सीक्वेंस में यहाँ पर हमने मध्य प्रदेश के प्रमुख ताप ऊर्जा केंद्र देखे। देखिए, सबसे पहले हम जब ताप ऊर्जा केंद्र के बारे में चर्चा करते हैं, तो पहला पॉइंट आता है, इनको कच्चे माल की सप्लाई के रूप में कोयला प्राप्त होता है। यानी ये ताप विद्युत केंद्र बेसिकली कोयले पर निर्भर हैं। अब इसी क्रम में सबसे पहले हम बात करते हैं चांदनी ताप विद्युत केंद्र के बारे में। देखिए दोस्तों, जो चांदनी ताप विद्युत केंद्र है, यह है पहला ताप विद्युत केंद्र है मध्य प्रदेश का, जिसकी स्थापना 1953 में 1953 में की गई। ये नेपानगर बुरहानपुर में स्थित है। इस केंद्र को जल आपूर्ति होती है सुक्ता नदी, जो कि नर्मदा की सहायक नदी है, और कोयले की आपूर्ति होती है पाथरखेड़ा कोयले क्षेत्र से और नागपुर कोल फील्ड से जो है इसको कोयले की प्राप्ति होती है। ये दोनों पॉइंट्स आप याद रखेंगे। इसकी जो विद्युत क्षमता है वो 117 मेगावाट है। देखिए साथियों, आपको मेगावाट और जो स्थापना का वर्ष है वो केवल चांदनी ताप विद्युत केंद्र का ही याद रखना है। बाकी सभी के आपको स्थापना वर्ष और विद्युत उत्पादन क्षमता याद करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये पहला, इसलिए इसका दोनों चीजें हमें याद करना हमारे कंपलसरी होता है। नेक्स्ट, अमरकंटक ताप विद्युत केंद्र। अब सबसे पहले नाम में ही छुपा हुआ है अमरकंटक, तो ये हमारा जिला लगने वाला है अनूपपुर। तो अनूपपुर के अमरकंटक में स्थापित है। 1965, याद रखना जरूरी नहीं है। चचाई नामक स्थान पर स्थित है। इसको कोयला आपूर्ति होती है सुहागपुर कोयला क्षेत्र से। ये पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। और जलापूर्ति इसको होती है चचाई बांध से। मेगावाट आप मत याद रखिए, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट है संजय गांधी ताप विद्युत केंद्र। संजय गांधी ताप विद्युत केंद्र जो है यह बीर सिंहपुर, ये याद रखना है, उमरिया जिले के बीर सिंहपुर में स्थापित है। इसको कोयला आपूर्ति होती है जोहिला कोयला क्षेत्र से और नदी
मतलब जलापूर्ति भी इसको झोला नदी से होती है। 1340 की मेगावाट जो है विद्युत उत्पादन क्षमता है। नेक्स्ट है संत सिंगाजी ताप विद्युत केंद्र। जो संत सिंगाजी ताप विद्युत केंद्र है, यह खंडवा जिले में स्थित है। खंडवा जिले के डोंगरिया में मुख्यतः स्थित है। इसको कोयला आपूर्ति सतपुड़ा कोयला क्षेत्र से की जाती है और जल आपूर्ति नर्मदा और सूक्ता दोनों नदियों से इसको प्राप्त होती है। 2015 में इसका सेकंड उद्घाटन हुआ था मोदी जी के द्वारा, ये याद रखेंगे। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं विंध्याचल ताप विद्युत केंद्र। ये इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में हमें कुछ फैक्ट्स याद रखने होंगे। जैसे इसकी लोकेशन है बैडन सिंगरौली में, और हम सब जानते हैं बैडन को ऊर्जा राजधानी कहा जाता है मध्य प्रदेश की। 1987 में रूस की मदद से इसको स्थापित किया गया, अर्थात रूस ने आर्थिक सहयोग दिया था। एनटीपीसी दिल्ली जो नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन है, इसके द्वारा यह संचालित है। और दोस्तों जो विंध्याचल ताप विद्युत केंद्र है, यह मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा ताप विद्युत केंद्र है। इंपॉर्टेंट पॉइंट, तो सबसे पहला हो गया अपना चांदनी ताप विद्युत केंद्र, लेकिन सबसे बड़ा हो जाएगा विंध्याचल ताप विद्युत केंद्र। इसको जलापूर्ति रिहंद नदी से होती है, वहीं कोयला आपूर्ति सिंगरौली कोयला क्षेत्र से होती है। इसके बारे में एक पॉइंट और याद रखेंगे आप दोस्तों, ये केवल मध्य प्रदेश में ही सीमित नहीं है। यह मध्य प्रदेश के साथ साथ महाराष्ट्र, गुजरात, छत्तीसगढ़, गोवा, दमन एवं द्वीप को भी जो है विद्युत की आपूर्ति करता है। साथ में मध्य प्रदेश का हिस्सा है इसमें 30%। ये पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। एमपीपीएससी यहाँ से फैक्ट्स के रूप में आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। नेक्स्ट, अब जो हमारा 6वें नंबर पे है वह है जबलपुर ताप विद्युत केंद्र। यह है जबलपुर ताप विद्युत केंद्र। छोटे से पॉइंट याद रखें, जबलपुर में है, नर्मदा नदी पर है, कोयला भी इसको जबलपुर से प्राप्त होता है, तो ये कोई इशू नहीं है इसको याद रखने में इतना। नेक्स्ट है सतपुड़ा ताप विद्युत केंद्र। ध्यान से देखिए, इसी को सारणी ताप विद्युत केंद्र भी कहा जाता है क्योंकि ये बैतूल जिले के सारणी में स्थित है। 1967 में यूएसए के द्वारा इसको आर्थिक सहयोग के द्वारा स्थापित किया गया। यह मध्य प्रदेश और राजस्थान की संयुक्त परियोजना है। इसको जो कोयले की आपूर्ति होती है वह पाथरखेड़ा से और नेशनल कोल फील्ड नागपुर से होती है। इसको जल की आपूर्ति तवा नदी के द्वारा किया जाता है और लगभग 1330 मेगावाट इसकी विद्युत सप्लाई या विद्युत उत्पादन क्षमता है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं पैंच ताप विद्युत केंद्र के बारे में। ये छिंदवाड़ा जिले में स्थित है। इसको कोयला पैंच घाटी के द्वारा और जल भी पैंच नदी के द्वारा प्राप्त होता है। ये मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की संयुक्त परियोजना है। नेक्स्ट है, अब ये है निर्माणाधीन। जैसे मांडू ताप विद्युत केंद्र धार जिले में स्थित है, मध्य प्रदेश गुजरात की संयुक्त है और निर्माणाधीन है। ऐसे ही बांधव ताप विद्युत केंद्र ये सिंगरौली जिले में स्थित है, निर्माणाधीन है। निगरी ताप विद्युत केंद्र ये भी सिंगरौली में है, निर्माणाधीन है। जेपी कंपनी के द्वारा इसको जो है इस पर काम किया जा रहा है। अब जो हमारे कुछ और साइड या हम कहते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट स्टार्ट होते हैं वो यहाँ से। जैसे सासन गांव जो कि सिंगरौली में स्थित है, यहाँ पर अल्ट्रा पावर मेगा प्रोजेक्ट है, रिलायंस की मदद से स्थापित किया जा रहा है। साथ में अब देखिए दोस्तों, कई बार यहाँ पे कंफ्यूजन वाला एक पॉइंट है। जैसे आपसे पूछ लिया जाएगा झाबुआ थर्मल पावर जो प्रोजेक्ट है ये कहाँ पर स्थित है, तो झाबुआ सुनते ही झाबुआ जिला हमारे महज में दिमाग में आएगा, लेकिन दोस्तों ये सिवनी जिले में स्थित है। 2016 से बीएचईएल के द्वारा यहाँ पर कार्य किया जा रहा है। तो झाबुआ थर्मल पावर जो प्रोजेक्ट है वह सिवनी जिले से रिलेटेड है। अब हम बात कर लेते हैं कुछ और फैक्ट के बारे में। जैसे बुंदेलखंड सुपर क्रिटिकल थर्मल प्रोजेक्ट ये बरेली छतरपुर में स्थापित है। गाडरवाड़ा सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट ये गाडरवाड़ा नरसिंहपुर से रिलेटेड है। ऐसे पॉइंट आपको याद रखने हैं। दोस्तों मध्य प्रदेश का पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र चुटका गांव में स्थित है, मंडला जिले में, जहां से 400 मेगावाट विद्युत उत्पादन होती है। वहीं जो सेकंड है वह है गोपाल भीमपुर गांव जो कि शिवपुरी जिले में स्थित है। ध्यान रखना है मध्य प्रदेश का पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र कौन सा है, चुटका गांव मंडला जिला। अब बात कर लेते हैं हम पवन ऊर्जा। अब ये है क्या पवन ऊर्जा के बारे में, ये हम लास्ट में एक पॉइंट डिस्कस करेंगे जहां हम बताएंगे ऊर्जा के पारंपरिक और गैर पारंपरिक जो हमारे संसाधन है उनके बारे में। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं पवन ऊर्जा के बारे में। देखिए पवन ऊर्जा यह एक गैर परंपरागत स्रोत है। प्रदेश में पहला पवन ऊर्जा केंद्र देवास और दूसरे नंबर पे है मंदसौर। हम कह सकते हैं पवन ऊर्जा में प्रथम स्थान पर है देवास और द्वितीय स्थान पर है मंदसौर। सर्वप्रथम 1995 में जमगोदारनी पहाड़ी जो देवास में स्थित है, इस पर 64 पवन चक्कियों को स्थापित किया गया था। मध्य प्रदेश में सबसे पहले पवन चक्कियां कहीं स्थापित की गई हैं तो वह जिला है देवास, और देवास में भी जमगोदारनी पहाड़ी पर। नेक्स्ट, सर्वाधिक पवन ऊर्जा आपको देखने को मिलेंगी रतलाम जिले में। यानी आपसे पूछा जाएगा सर्वाधिक पवन ऊर्जा संयंत्र कहाँ पर है, तो रतलाम जिले में है। और रतलाम जिले में ही सबसे बड़ा संयंत्र है पवन ऊर्जा का जिसका नाम है मामटखेड़ा में स्थापित है ये। मध्य प्रदेश का देश में 5वां स्थान है सोलर जो अपना पवन ऊर्जा है इसके संदर्भ में। इसके अलावा मध्य प्रदेश में इंदौर, देवास, मंदसौर, राजगढ़, रायसेन, शाजापुर ये वो क्षेत्र हैं
जहां पर पवन ऊर्जा से रिलेटेड कार्य किए जाते हैं या यहाँ पर पवन ऊर्जा से विद्युत उत्पादन की क्षमता के जो है आसार देखने को मिलते हैं। ये हुआ हमारा पवन ऊर्जा। अब हम बात कर लेते हैं सौर ऊर्जा के बारे में। देखिए, जब हम सौर ऊर्जा के बारे में अब चर्चा करते हैं तो मध्य प्रदेश का देश में 4th रैंक है, याद रखेंगे। देश का पहला सौर ऊर्जा संयंत्र ग्राम, या हम बोल सकते हैं देश का पहला सौर ऊर्जा ग्राम कौन सा है, तो कस्तूरबा गांव है। ये इंदौर जिले में स्थित है। देश का पहला सोलर पार्क मध्य प्रदेश में ही राजगढ़ जिले में स्थित है, गणेशपुरा नाम से। देश का पहला गांव जहां पूर्णतः सौर ऊर्जा आधारित सोलर रसोई घर स्थापित किया गया वह है बाचा गांव, जो कि बैतूल जिले में स्थित है, ये भी याद रखना है। नेक्स्ट, देवी अहिल्याबाई होलकर हवाई अड्डा है, यह मध्य प्रदेश का प्रथम सौर ऊर्जा संचालित हवाई अड्डा है। ये पॉइंट याद रखेंगे, जो कि सोलर ऊर्जा पर आधारित सारे इफेक्ट हैं। मध्य प्रदेश का दूसरा सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र मंदसौर जिले में स्थित है। अब सौर ऊर्जा से रिलेटेड कुछ एक दो फैक्ट्स और रह जाते हैं, उनको भी हम कवर कर लेते हैं। देखिए, अब हम बात करते हैं अदर फैक्ट्स जो कि सोलर एनर्जी से रिलेटेड हैं। देखिए, सौर ऊर्जा से पानी गर्म करने का सबसे बड़ा संयंत्र जो है वह आपको दिखेगा सांची दुग्ध डेयरी, और ये भोपाल जिले में स्थित है, ये याद रखना पड़ेगा आपको। पहला सौर ऊर्जा संचालित टेलीफोन एक्सचेंज शिवपुरी जिले में स्थित है। और पहला अभ्रक आधारित सौर ऊर्जा केंद्र आपको इटारसी नर्मदापुरम जिले में देखने को मिलेगा। मध्य प्रदेश के सबसे बड़ा अल्ट्रा मेगा सोलर पार्क रीवा जिले में स्थित है। 750 मेगावाट इसकी क्षमता, इससे प्रश्न पूछा भी जा चुका है और 2018 से प्रारंभ हुआ है, जिस पर पश्चिम बंगाल की मदद से इसको जो है निर्माण किया गया है। वहीं फ्लोटिंग सोलर पार्क जो हाल ही में चर्चा में रहा है, ये ओमकारेश्वर में स्थित है नर्मदा नदी पर, और देश की पहली सोलर सिटी मानी जाती है सांची, जो कि रायसेन जिले में स्थित है। अब हम बात कर लेते हैं बायोमास के बारे में। देखिए, बायोमास क्या है, जो हमारे पेड़ पौधे होते हैं और जो कचरा होता है उसके माध्यम से जब हम विद्युत का उत्पादन करते हैं तो इस प्रकार के विद्युत उत्पादन की जो प्रोसेस होती है इसको बायोमास कहा जाता है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं धार जिले के खेड़ा की। खेड़ा में 0.59 मेगावाट से बायोमास संयंत्र स्थापित किया गया है, जो कि धान की भूसी पर आधारित है। वहीं प्रदेश का पहला बायोमास संयंत्र है कसई गांव बैतूल में। कसई गांव बैतूल के बारे में खास बात यह है कि बायोमास से बिजली बनाने वाला देश का पहला गांव बना है कसई गांव, जो कि किस जिले में स्थित है, बैतूल जिले में स्थित है। और मध्य प्रदेश का पहला बायोमास संयंत्र भी यहाँ पर स्थापित किया गया। इसके अलावा दूसरा और तीसरा संयंत्र क्रमशः विदिशा और कटनी जिले में स्थापित किए गए। वहीं शहरी कचरे से गैस बनाने में पहला भोपाल का बिटन बाजार है, जहां पर शहरी कचरे से गैस बनाने का कार्य संचालित किया गया। और दूसरे नंबर पे आता है इंदौर का कबीर खेड़ी, जबकि नाफ्था आधारित जो गैस केंद्र है वह ग्वालियर जिले में स्थित है, जो कि एक निजी क्षेत्र का संयंत्र है। ये हमारे मध्य प्रदेश की ऊर्जा संसाधन कंप्लीट हुए। अब हम मध्य प्रदेश के जो ऊर्जा संसाधन से कुछ रिलेटेड योजनाएं हैं सरकार की, उनको देख लेते हैं। जैसे उजाला, उजाला में कुछ याद नहीं रखोगे, कब प्रारंभ हुई, 2016 में। इसका फुल फॉर्म जरूर याद रखोगे, तो उन्नत ज्योति वाय अफोर्डेबल एलईडी फॉर ऑल, ये इसका फुल फॉर्म है। मुख्यमंत्री स्थायी कृषि पंप योजना, ये सितंबर 2016 की योजना है। 5 लाख स्थायी पंप कनेक्शन देने का इसमें कार्य किया गया। फ्लैट रेट परियोजना, जो कि 1 अप्रैल 2013 को लागू की गई, जिसमें किसानों को वर्ष में 2 बार यानी 6 किस्तों पर आधार पर जो बिजली का बिल होता है वो चुकाना रहता है, जो कि 1400 रुपए पर हॉर्स पावर थी। दूसरा, इंदिरा गृह ज्योति योजना 7 फरवरी 2019 को लागू की गई। जो बीपीएल वाले हैं उनको 100 रुपए प्रति माह बिजली का बिल देना पड़ेगा। ऐसे ही सौभाग्य योजना 22 सितंबर 2017 को लागू की गई, जिसमें बीपीएल से ऊपर के जो लोग हैं उनको 500 रुपए प्रति माह बिजली की खपत या बिजली का बिल जमा करना पड़ेगा। दीनबंधु योजना के तहत जो बीपीएल वाले उनको फ्री, फ्री नहीं कह सकते हम, इसमें मतलब जो है जो विद्युत मंडल है उसके द्वारा ही जो पैसा है वो फिल किया जाता था। वहीं हम आभा विद्युत मित्र योजना की बात करते हैं तो यह महिला सशक्तिकरण पर आधारित है, जिसमें महिलाओं के द्वारा ही जो है बिजली का बिल और ये मीटर वगैरह चेक कर, तो ये महिला सशक्तिकरण पर आधारित था, ऐसा याद रखना। दूसरा, मुख्यमंत्री सोलर सिंचाई पंप योजना, ये 15 अप्रैल 2018 को लागू हुई। तो इस प्रकार से हमारा जो मध्य प्रदेश का ऊर्जा वाला टॉपिक है, जिसमें हमने मध्य प्रदेश की ऊर्जा संयंत्र, ताप विद्युत केंद्र, इन सब के बारे में डिस्कस किया। अब बात आ जाती है, जो लास्ट पॉइंट मेरे को आपको बताना है वो ये है, जैसे हमने बात की है यहाँ पर ऊर्जा जो होती है, ऊर्जा के स्रोत। ये क्यों बता रहा हूँ, ताकि आपका जो सिलेबस में दिया हुआ पॉइंट्स है वो आपका क्लियर हो। ऊर्जा के स्रोत की यहाँ पे बात की जा रही है। देखिए, जब हम ऊर्जा के स्रोतों की बात करते हैं तो दो प्रकार के ऊर्जा स्रोत होते हैं। ये दो प्रकार के ऊर्जा स्रोत कौन कौन से होते हैं, तो पहला हम बताएंगे परंपरागत, परंपरागत ऊर्जा स्रोत, और दूसरा बताते हैं हम गैर
परंपरागत। ठीक है, और यही हमारे सिलेबस में दिया है। आगे हम देखेंगे अभी सिलेबस को एक बार, ये टॉपिक को फिनिश होने के बाद देखिए। अब हम यहाँ पे देख लेते हैं परंपरागत। तो परंपरागत में मुख्यतः कौन से जो है ऊर्जा स्रोत आते हैं। तो इसमें मुख्यतः हम देखते हैं कोयला यानी कोल। कोल के बाद आता है पेट्रोलियम। पेट्रोलियम। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं इसी आधार पे। तो प्राकृतिक गैस हुआ, नेचुरल गैस, प्राकृतिक गैस। प्राकृतिक गैस के अलावा थोरियम। ठीक है ना, कच्चा तेल आ जाएगा इसी में, कच्चा तेल। और जल ऊर्जा, जल ऊर्जा। ये सब किसके अंतर्गत आते हैं, परंपरागत। और परंपरागत ऊर्जा स्रोतों के बारे में कहा जाता है कि ये ऐसे स्रोत हैं जिनका पुनर्निर्माण नहीं किया जा सकता, यानी पुनर्उपयोग पुनर्भरण नहीं किया जा सकता। एक बार ये खत्म हो जाएंगे तो ये फिनिश ही है, फिर इनको बनने में हजारों लाखों करोड़ों साल लगते हैं। अब जो हम गैर परंपरागत स्रोत हैं इनके बारे में बात कर लेते हैं, इनके उदाहरण क्या क्या हैं। तो इसमें मुख्यतः आते हैं, जैसे हमने अभी देखा, पवन ऊर्जा, पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, सौर ऊर्जा। इनका हम कितनी भी बार उपयोग कर सकते हैं। भूतापीय ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा। बायोमास, जो कि एमपी से रिलेटेड रखता, तो हमने ये भी देखा, बायोमास। और गोबर गैस, गोबर गैस। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखने हैं ऊर्जा के संबंध में। तो अब देखिए, अब हम अपने सिलेबस पे पहुंचते हैं और वहां देखते हैं जो हमने क्या अपना टॉपिक जो कंप्लीट किया, क्या वो सिलेबस के अकॉर्डिंग फिट है कि नहीं। देखिए सिलेबस में क्या दिया हुआ था, देखिए ऊर्जा के पारंपरिक और गैर पारंपरिक स्रोत। अब देखिए पारंपरिक स्रोत हम खनिज में पढ़ चुके हैं, जैसे हमने कोयला पढ़ा है, वहां पे सीसा, ब्रक, मैग्नीज, तांबा, जस्ता, कॉपर, इन सब के बारे में पढ़ा है। और गैर पारंपरिक स्रोत जैसे कि सौर ऊर्जा हुआ, पवन ऊर्जा हुआ, बायोमास हुआ, ये हमने आज के लेक्चर में अपना कवर किया। तो इस हिसाब से अपना ये वाला टॉपिक भी फिनिश हुआ। अब देखिए अभी तक जो हमने कवर कर लिए हैं, ये हमारा पूरा पॉइंट कवर है, ये वाला हमारा पूरा पॉइंट कवर है। इसमें अगर हम फसलों को छोड़ दें तो ये रह जाएगा, ये हमारा पूरी तरह से कवर हुआ। इसको आज रात में अपलोड किया जाएगा तो ये भी कंप्लीट हो जाएगा। अब देखिए बचता क्या है, यहाँ पे प्रमुख फसलें, और यहाँ पर वन और वनोपज, ये भी एक एक लेक्चर के वीडियो है। और जो हमारा सेंसेक्स रह जाएगा इसको हम देखेंगे अपने पेपर से 4 से 5 दिन पहले, ताकि इसका जो डाटा रहेगा वो आपको लंबे समय तक याद रहे। समझ पा रहे होंगे आप मेरी बात। तो अब जो हमारा आज रात में ही आपको मध्य प्रदेश के उद्योग वाली जो है वीडियो अपलोड हो जाएगी, तो इसको आप उद्योग वाला जो टॉपिक है ये भी अपना कवर हो जाएगा। तो हम अगर यूनिट 4 की बात करते हैं एमपीपीएससी के अकॉर्डिंग, तो ये हमारा 96% के आसपास कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, अब हम इसमें वनोपज और प्रमुख फसलें इनको कवर करेंगे। उसके बाद ये वाला टॉपिक तो हम पेपर के समय ही देखेंगे। तो ये दोनों टॉपिक होने के बाद हम यूनिट 4 अपना कवर मानेंगे। तो हमारी तरफ से खत्म होने के बाद दोस्तों आपको करना है इसका रिवीजन, इसके एमसीक्यू लगाना है, बार बार प्रैक्टिस करिए। आपके हाथ में मान लीजिए ये 10 नंबर आ चुके हैं, क्लियर है। तो आप विश्वास रखिए, आपको जो भी कंटेंट दिया गया उस पर भरोसा रखिए, आप उसके एमसीक्यू लगाइए। सबसे अच्छा परखने का तरीका है जो आपके पास कंटेंट पहुंचा है उसके माध्यम से आप एमसीक्यू सॉल्व कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, बस इतना ध्यान देना है आपको। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें। और दोस्तों संबंधित टॉपिक से जो आप ये पीडीएफ है ये आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी, जिसका लिंक जो है ग्रुप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।